नमस्कार। राष्ट्र गर्व में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्र गर्व हमारा वो प्रयास जहां हम आपको वो किस्से, वो कहानियां, वो फैक्ट्स बताते हैं जो आपको राष्ट्र पर गर्व करने के और मौके दे सके। देखिए, देश में इस वक्त एलपीजी जहाजों की बड़ी चर्चा हो रही है। खाड़ी देशों से आने वाले क्रूड ऑयल से भरे जहाजों का जिक्र हो रहा है। लगभग हर हिंदुस्तानी अपडेट ले रहा है कि कितने जहाज हॉर्मुज से होकर गुजरे, कितने मीट्रिक टन गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचने वाली है। आपको पता है कि इन जहाजों को किन की बदौलत सुरक्षित भारत लाया जा रहा है? कौन है भारत का ऐसा रक्षक जिसने संकट की इस घड़ी में हिंदुस्तानियों की टेंशन कम की है? आज राष्ट्र गर्व के इस एपिसोड में देश की उसी ताकत के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसे किसी भी ऑपरेशन में उतारने का मतलब 100% कामयाबी। भारत के पास आईएनएस सूरत के रूप में ऐसा फौलादी हथियार है जिसे वेपन्स वर्ल्ड में डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, मगर मौजूदा वक्त में देशवासियों के लिए बहुत बड़ी राहत की गारंटी बन गया है। हिंदुस्तान ने अपने इस मॉडर्न हथियार से जब जब दुनिया को रूबरू कराया, उसकी कामयाबी का डंका दूर दूर तक बजा। इस बार भी आईएनएस सूरत ने ऐसा काम किया जिसके लिए उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम। पहले आप आईएनएस सूरत का लेटेस्ट वीडियो देखिए। इसे नेवी का हिस्सा बने सिर्फ 14 महीने हुए हैं, मगर इसने अपने दम पर मुसीबत को चुटकियों में दूर करने का मोर्चा संभाला और उसे करके भी दिखाया। आईएनएस सूरत इस वक्त ओमान की खाड़ी में तैनात है, यानी खाड़ी देशों से जो भी टैंकर हिंदुस्तान आते हैं उन्हें यह एस्कॉर्ट करते हुए लेकर आता है। मतलब समंदर में सुरक्षा की गारंटी बना हुआ है। इसी की बदौलत एलपीजी गैस से लदे जहाजों को हॉर्मुज के रास्ते ओमान की खाड़ी तक सुरक्षित निकाला जा रहा है। समुद्री डाकुओं के अटैक से भारतीय जहाजों को इसकी बदौलत बचाया जा रहा है और ओमान की खाड़ी की तरफ कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन इंडियन नेवी को चलाना है तो आईएनएस सूरत सबसे आगे खड़ा मिलता है। शिवालिक, नंदा देवी और जग लाडकी ये भारत के वो जहाज हैं जो ईरान के दबदबे वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके हिंदुस्तान पहुंचे। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, मगर इन तीनों का हिंदुस्तान पहुंचना आईएनएस सूरत की अहमियत पर मुहर लगाता है। गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है कि आईएनएस सूरत को ओमान की खाड़ी से हॉर्मुज के मुहाने की तरफ भेजा गया, जिसके बाद एलपीजी और कच्चे तेल से भरे टैंकर समंदर में सीना तानकर आगे बढ़ सके। इस वक्त करीब 20 भारतीय टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खतरे की वजह से फंसे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी आईएनएस सूरत के सुरक्षा घेरे में भारत की तरफ जल्द लाए जा सकते हैं। हिंदुस्तान का ये डिस्ट्रॉयर 15 जनवरी 2025 को नौसेना में कमीशन किया गया, यानी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है आईएनएस सूरत को सर्विस में आए, मगर चंद महीनों के भीतर इसने जो ऑपरेशन पूरे किए वो हर देशवासी के लिए गर्व बन गए। आईएनएस सूरत की बदौलत देश में एलपीजी की किल्लत दूर करने में मदद मिल रही है। आईएनएस सूरत के सुरक्षा घेरे के सहारे भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखने में मदद मिल रही है। आईएनएस सूरत के जरिए हिंदुस्तान में प्लास्टिक मटेरियल अनुमान से बहुत ज्यादा महंगे नहीं होने दिए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना ने कुछ साल पहले ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत की थी, जिसका मकसद है हिंद महासागर में समुद्री व्यापार सुरक्षा को मजबूत करना। और जब आईएनएस सूरत समंदर में उतरा तो इसने यही काम किया। शुरुआत में इस डिस्ट्रॉयर ने भारत आने वाले जहाजों को समुद्री लुटेरों से बचाया था, मगर ईरान और इजराइल की जंग में एलपीजी से लदे टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार कराने की जिम्मेदारी आईएनएस सूरत को सौंपकर भारत ने इसे सीधे एक्शन में ला दिया। आईएनएस सूरत इस खतरनाक टास्क को आसानी से पूरा कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब ऑयल को हमें एस्कॉर्ट कराना था, तो आसानी से अभी हमारे शिप्स जो हैं मैंगलोर में भी आ रहे हैं और भी आ रहे हैं। तो आईएनएस सूरत और बाकी भी हमारे जितने भी नेवी के वॉरशिप्स हैं, इस वक्त बेस्ट ऑफ द वॉरशिप हमारे पास है। वैसे तो भारत के पास 13 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, मगर ओमान की खाड़ी में आईएनएस सूरत पर ही दांव लगाया गया। वजह बताई जा रही है इसका एडवांस्ड होना।
यह ऐसा डिस्ट्रॉयर है जिसका इस्तेमाल एंटी सबमरीन, एंटी शिप या एंटी एयरक्राफ्ट के रूप में किया जा सकता है। यानी किसी भी तरह का खतरा इसे महसूस होता है तो ये उसी हिसाब से जवाब देना शुरू कर देता है। रक्षा जानकार मानते हैं कि ओमान की खाड़ी में इसकी मौजूदगी दुश्मनों के लिए कड़ा संदेश है। इसकी तैनाती से डिटरेंस यानी कि खौफ पैदा किया जाता है और फिर कोई भी भारतीय जहाजों पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। – 2019 में गल्फ ऑफ ओमान में कमर्शियल ऑयल टैंकर्स पर हमले की घटनाएं बढ़ गई थी। इन जहाजों पर या तो भारतीय क्रू मेंबर्स होते थे या फिर भारत का हित जुड़ा होता था। विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कई बार विस्फोट और ड्रोन या माइन अटैक से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले इस इलाके में ऐसी घटनाओं ने भारत की चिंता बढ़ा दी थी। तब कुछ युद्धपोतों को तैनात किया गया, मगर वक्त लंबा खिंचता गया तो सवाल यह भी सामने आया कि भविष्य में भारतीय ध्वज वाले जहाजों को निशाना बनाया गया तो क्या किया जाएगा। इसीलिए भारतीय नेवी ने अपने बेहतरीन युद्धपोतों और डिस्ट्रॉयर्स की लिस्ट में आईएनएस सूरत को रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के बाद से अब तक 500 से ज्यादा भारतीय जहाजों को हाई टेंशन पीरियड में एस्कॉर्ट किया जा चुका है। इनकी बदौलत हजारों लाख टन कार्गो सुरक्षित भारत लाया जा चुका है। हालांकि ऑपरेशन संकल्प शुरू हुआ तो 20 से ज्यादा युद्धपोतों को उतारा गया था, मगर अब आईएनएस विशाखापट्टनम के साथ मिलकर आईएनएस सूरत ने अकेले मोर्चा संभाल लिया है। ईरान इजराइल युद्ध की वजह से जो टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हैं, उन पर निगरानी रखने में इस डिस्ट्रॉयर से भी मदद मिल रही है। आईएनएस सूरत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रक्षक वाली जो भूमिका निभाई या निभा रहा है, वो किसी भी हिंदुस्तानी के लिए राष्ट्रगर्व की कहानी से कम थोड़ी ना है। इसकी ताकत क्या है, क्यों इसे समंदर में रक्षक कहा जाता है, ये सब आपको बताऊंगा। आप यकीन मानिए, अमेरिका और चीन के अच्छे अच्छे डिस्ट्रॉयर्स को आप भूल जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके लिए आपको पहले कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो आईएनएस सूरत की काबिलियत पर मुहर लगाती हैं। जून 2025 में सिंगापुर के एमवी वॉन हाई 503 जहाज में आग लग गई। कैसे 20 समंदर कंटेनर शिप से लपटें निकलती दिख रही, और जिस वक्त यह हादसा हुआ तब सिंगापुर के झंडे वाला जहाज कोच्चि के पास था। इसलिए इंडियन नेवी ने अपना फर्ज निभाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सबसे ज्यादा आईएनएस सूरत पर भरोसा जताया गया। कुछ घंटे की मेहनत के बाद भारतीय नौसेना ने 18 क्रू मेंबर को सुरक्षित बचा लिया और आईएनएस सूरत पर उनका इलाज भी किया गया। चीन ने इसके लिए हमारा धन्यवाद किया था। दरअसल जिन 18 लोगों को नई जिंदगी दी गई, उनमें 14 चीन के नागरिक थे। यहीं से दुनिया को पता चला कि भारत के आईएनएस सूरत की ताकत क्या है। कहते हैं कि चीन की सेना ने इसके जैसा डिस्ट्रॉयर बनाने की डिमांड कर दी। हालांकि उस पर काम शुरू नहीं हो सका क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी तो स्वदेशी, 75% साजो सामान हिंदुस्तान में ही बना है। आईएनएस सूरत की वजह से पाकिस्तान भी हैरान हो गया जब अप्रैल 2025 में इसी डिस्ट्रॉयर से छोड़ी गई सरफेस टू एयर मिसाइल ने अपने टारगेट को ध्वस्त किया। यह अरब सागर में ऐसा परीक्षण था जो ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले और पहलगाम हमले के बाद किया गया। इसके जरिए पाकिस्तान को सख्त संदेश दे दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आईएनएस सूरत को अरब सागर में तैनात किया गया। यह एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य के स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा था। उस वक्त इस डिस्ट्रॉयर पर कई मिसाइलें तैनात की गई। आईएनएस सूरत का मेन काम था कि पाकिस्तान की सबमरीन को आगे नहीं बढ़ने देना है, और फिर वही हुआ। आईएनएस सूरत में ऐसी कौन सी खासियत है जिसकी बदौलत इंडियन नेवी का इस पर अटूट विश्वास है? आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाता हूं।
कई बार स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा बने बगैर मिशन पर उतार दिया जाता है। इसके हैंगर में चेतक, ध्रुव, सी किंग और नए MH-60R ऑपरेट किए जा सकते हैं। यह अलग बात है कि एक बार में 2 हेलीकॉप्टर ही हैंगर किए जाने की क्षमता है। ये डिस्ट्रॉयर श्रृंखला का शिप है और ऐसे नेवी के पास 7 और जहाज हैं इस P-15 अल्फा एंड ब्रावो कैटेगरी के अंडर। और ये जहाज जो है ये हर मोड में, चाहे वो पनडुब्बी हो, चाहे वो अबव वाटर हो, सरफेस शिप हो, या फिर वो एंटी एयर मिसाइल हो या एयरक्राफ्ट हो, उनको टारगेट करने की इसमें क्षमता है। इसमें हेलीकॉप्टर है, 2 हेलीकॉप्टर कैरी कर सकता है, तो इसे मल्टी मिशन डिस्ट्रॉयर कहते हैं। INS सूरत को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने मई 2022 में लॉन्च किया था। जनवरी 2025 में कमीशन करा दिया गया, यानी सिर्फ 31 महीने का समय लगा। यह किसी भी इंडियन डिस्ट्रॉयर के लिए अब तक का सबसे कम टाइम है। इसकी लंबाई 164 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर और इसकी गहराई 7 मीटर है। इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर है और एक बार में 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इसे 45 दिन तक बिना रिफ्यूलिंग किए समंदर में खड़ा किया जा सकता है। यह देश में बनाया गया ऐसा पहला डिस्ट्रॉयर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। यह किसी भी रडार को चकमा देकर ऑपरेशन करने में सक्षम है। उसके वो देखिए कि क्या क्या उसके अंदर फीचर्स हैं। तो सबसे बड़ा फीचर तो ये है कि वो एंटी राडार है उसमें, तो RAM कहलाता है वो, कि राडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है उसमें। तो कोई भी राडार के उसके कनेक्शन में वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसको रिफ्लेक्ट ही नहीं करता लाइट को। सेकेंडली एकॉस्टिक इसमें सिस्टम है, तो एकॉस्टिक एब्जॉर्बेंसी भी है इसमें, तो बिल्कुल भी ये शोर नहीं करता। तो अगर कहीं जा रहा है तो कोई इसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकता। एक्चुअली इसका एक निक नेम है, इनविजिबल हंटर। तो इसको इनविजिबल हंटर इसीलिए कहते हैं कि चाहे रडार हो, चाहे IR हो, चाहे साउंड हो, वो कोई भी इसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते कि ये जा रहा है। अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक अपना डंका बजाने वाले इस डिस्ट्रॉयर से पाकिस्तान थर्राता है। इस पर मौजूद 300 क्रू मेंबर्स इतने एक्सपर्ट होते हैं कि दुश्मन के सोचने से पहले ही इसे विध्वंसक बना देते हैं। इस डिस्ट्रॉयर का स्लोगन है वी डेयर। इसके लोगो में शेर बना है जो अंग्रेजी के S अक्षर के आकार का है। इस S का मतलब स्ट्रेंथ है, सुप्रीमेसी है। विशाखापट्टनम सीरीज के इस आखिरी डिस्ट्रॉयर के बारे में कहा जाता है कि भारत ओमान की खाड़ी में निश्चिंत हो चुका है। सूरत वॉरशिप उस कालखंड की याद दिलाता है जब गुजरात के पोर्ट्स के जरिए भारत वेस्ट एशिया से जुड़ा था। INS सूरत का नाम गुजरात के शहर सूरत पर रखा गया। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल भारत पश्चिमी एशिया के कई देशों से सामान मंगाता है। यह सामान जहाजों के जरिए समंदर के रास्ते गुजरात के पोर्ट पर लाया जाता है और इन जहाजों के नाम हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों पर थे, मगर इनमें कोई भी ऐसा जहाज नहीं था जो गुजरात से संबंध रखता। इसी के बाद मांग की गई कि एक तो जहाज ऐसा हो जिसे गुजरात के पोर्ट पर पहुंचने से गुजरात वाला प्राइड मिले। शुरुआत में चर्चा थी कि पोरबंदर के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा, मगर सूरत के समुद्री इतिहास को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में सूरत पश्चिमी भारत का व्यस्त बंदरगाह था। यहां दुनिया भर से जहाज आते थे और बनाए भी जाते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सूरत की विरासत को समृद्ध करने का फैसला लिया गया और अब INS सूरत लॉन्च किया गया। तभी यह सोच लिया गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास इसे तैनात किया जाएगा, क्योंकि वहां से आने वाले जहाज गुजरात पहुंचते थे। और इत्तेफाक देखिए कि इसकी कमीशनिंग के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खतरा फिर से बढ़ गया। ईरान इजराइल युद्ध के चलते ड्रोन अटैक का डर था। ऐसे में नेवी ने इसे ओमान की खाड़ी में उतार दिया। भारत के इस वक्त 13 मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर हैं। इनमें विशाखापत्तनम क्लास के 4 डिस्ट्रॉयर हैं, कोलकाता क्लास के 3, दिल्ली क्लास के 3 डिस्ट्रॉयर हैं और राजपूत क्लास के 3। हालांकि राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर काफी पुराने हैं जो धीरे धीरे रिटायर किए जाने। अगर आप भारत से उलट देखेंगे पाकिस्तान में, तो उनके पास एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं, यानी 0। इससे पहले 1971 की जंग में इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के PNS खैबर डिस्ट्रॉयर को डुबो दिया था। आपको यह भी बताता हूं कि आखिर भारत को डिस्ट्रॉयर की जरूरत पड़ी क्यों और क्यों इस पर राष्ट्र गर्व करना चाहिए।
साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, मगर जिस तरह गुजरात के द्वारका पर पाकिस्तान ने अटैक की कोशिश की, उसके बाद यह महसूस हुआ कि हिंदुस्तान के पास ऐसे डिस्ट्रॉयर होने चाहिए जो समंदर की सुरक्षा तो कर सकें, मगर जरूरत पड़ने पर हमले करने में भी सक्षम हो। इसी के बाद ब्लू वाटर नेवी बनाए जाने की तरफ कदम बढ़ाए गए। डिस्ट्रॉयर से लैस किया जाना भी इसी का पार्ट था। 1973-1975 के डिफेंस रिव्यू में नौसेना की जरूरतों को मंजूरी मिली और सोवियत संघ से राजपूत क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर खरीदे गए। साल 1980 में भारत के पास आईएनएस राजपूत के रूप में पहला आधुनिक मिसाइल डिस्ट्रॉयर था। यही वो दौर था जब चीन ने अपनी नेवी के लिए हिंद महासागर में घुसपैठ बढ़ाना शुरू कर दी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम पर ऐसा प्लान बनाया जिसे डिस्ट्रॉयर के जरिए भी चैलेंज किया जा सके। चीन भी हिंदुस्तान के रुख को देखकर समझ गया कि भारत के पास ऐसा डिस्ट्रॉयर है जो जहाज और मिसाइलों को रोक सकता है। चीन के सबमरीन को मार गिराने की क्षमता भी भारत के डिस्ट्रॉयर की थी। इसके अलावा कैरियर ग्रुप की सुरक्षा करने का जिम्मा भी इसे दिया गया। तब आईएनएस विक्रांत के रूप में एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसके साथ डिस्ट्रॉयर को तैनात किया गया। 90 के दशक में दिल्ली क्लास के स्वदेशी डिस्ट्रॉयर बनाना शुरू किए गए। इसके बाद कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर बनाए गए। इन्हें अपग्रेड कर विशाखापट्टनम कैटेगरी के स्वदेशी डिस्ट्रॉयर नेवी का हिस्सा बने। अब प्रोजेक्ट 18 के तहत नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर बनाए जाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। मकसद यही है कि अलग तरह के डिस्ट्रॉयर में 144 से ज्यादा मिसाइलों को लोड किया जा सके और दुश्मन के किसी भी खतरे को नेस्तनाबूद किया जा सके। भारत अपने डिस्ट्रॉयर की बदौलत समंदर में निगरानी करता है, साथ ही चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर पर ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती ड्रैगन की बेचैनी का बड़ा कारण है। पाकिस्तान तो ब्रह्मोस, भारतीय डिस्ट्रॉयर और कैरियर के कॉम्बिनेशन से बुरी तरह से डरा रहता है। उसकी नौसेना कराची बंदरगाह के पास डिफेंसिव मोड में रहती है। अब धीरे धीरे इंडियन नेवी अपने डिस्ट्रॉयर की बदौलत भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए कोसों दूर पेट्रोलिंग करती है। इसके जरिए ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी और रेड सी तक पहुंच हो गई है। हालांकि ये बात अलग है कि इन डिस्ट्रॉयर की तैनाती सीक्रेट रहती है, जिसकी बदौलत दुश्मन को कई बार चौंकाया जा चुका है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में डिस्ट्रॉयर कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको यह भी समझना चाहिए। सबसे आगे नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, उसके दाएं और बाएं डिस्ट्रॉयर रहते हैं और फिर सबमरीन चलती है। यानी इस फॉर्मेशन में बेहद अहम होती है डिस्ट्रॉयर की भूमिका। और जब डिस्ट्रॉयर की अकेले जरूरत पड़ती है तो वहां भी वो मोर्चे पर तैनात होता है। ओमान की खाड़ी में आईएनएस सूरत ऐसा ही रक्षक बन गया है। अब इसकी इंपॉर्टेंस आप ऐसे भी समझिए कि पाकिस्तान का जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था, मगर उसे रोक दिया गया। ईरान की तरफ से कहा गया कि उसने पहले अनुमति नहीं ली थी। इसके बाद पाकिस्तानी जहाज को शारजा की तरफ मोड़ दिया गया। यही पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच पंचायत कराने का दावा कर रहा है, मगर उसका जहाज तो खदेड़ दिया गया, जबकि भारत के जहाज सीना तान कर आ रहे हैं। वैसे तो ईरान से आश्वासन मिलने के बाद इन जहाजों को बड़ा खतरा नहीं है, मगर आईएनएस सूरत के जरिए जो थोड़ी बहुत टेंशन है वो भी दूर की जा रही है। तो यह है इंडियन नेवी की ताकत, जिस पर हर हिंदुस्तानी को नाज और गर्व करना चाहिए। आज के लिए राष्ट्रगर्व में इतना ही। अब मुलाकात होगी रात 8:50 पर न्यूज की पाठशाला। नमस्कार।